अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में, दैट वाज सेल वॉल। सो आज हम देख लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो कि एनिमल सेल्स के अंदर, प्लांट सेल्स के अंदर एक ख़ास रोल प्ले करता है। ठीक है। सो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे जो घर हैं, ठीक है, घर क्या कोई भी प्लॉट ले लें या कुछ भी ले लें, उसके इर्द गिर्द एक बाउंड्री वॉल होती है। ठीक है। और वो वॉल क्या करती है, वो प्रोटेक्ट करती है उस एरिया को। आप फॉर एग्जांपल अपने घर की एग्जांपल ले लें कि आपका घर है, घर की सराउंडिंग में आपके पास एक बाउंड्री वॉल प्रेजेंट है। ठीक है। और उस बाउंड्री वॉल का काम क्या है कि वो आपके घर का जो इनर एरिया है, जो आपके घर का इनर स्पेस है, उसको प्रोटेक्ट करती है। अब जैसे उस बाउंड्री वॉल में कुछ डोर्स लगे होते हैं जिनसे लोग अंदर एंटर भी होते हैं और बाहर एग्जिट भी होते हैं, मतलब अंदर भी आते हैं लोग, बाहर भी जाते हैं। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि जो गेट्स हैं उनसे कुछ सिलेक्टिव लोग ही अंदर आते हैं ना। फॉर एग्जांपल कोई अनजान बंदा तो आप अपने घर में एंटर होने नहीं दे सकते। सो क्या आपको पता है कि सेल के अंदर भी एक ऐसा ही स्ट्रक्चर है जो कि सिलेक्टिव कंपोनेंट्स को, सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को एंटर होने में हेल्प आउट करता है। सो दैट स्ट्रक्चर इज बेसिकली सेल मेम्ब्रेन। The outermost boundary in animal cell and the second most important boundary in plant cell। ठीक है। सो सेल वॉल क्या है कि एनिमल सेल्स के अंदर आउटर मोस्ट बाउंड्री है। एंड प्लांट सेल्स के अंदर जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो क्या होती है, सेल वॉल। और जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है दैट लाइज इनर टू द सेल वॉल। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ हमारे पास डोर्स होते हैं, गेट्स होते हैं जिनसे सिलेक्टिव लोग ही घर के अंदर आ सकते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है कि कुछ सिलेक्टिव प्रोटीन चैनल्स होते हैं। ठीक है। और वो प्रोटीन चैनल्स क्या करते हैं कि एज अ गेट एक्ट करते हैं। ठीक है। एज अ गेट या डोर एक्ट करते हैं। ठीक है। जो कि कुछ सिलेक्टिव कंपोनेंट्स को, कुछ सिलेक्टिव पार्टिकल्स को अलाउ करते हैं कि वो सेल के अंदर एंटर हों। सो ये जो प्रोटीन चैनल्स होते हैं ये बेसिकली किससे मिलके बने होते हैं, आपके पास प्रोटीन्स से। ठीक है। यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो नेक्स्ट हम फर्दर मूव ऑन करते हैं सेल मेम्ब्रेन के प्रॉपर इंट्रोडक्शन की तरफ, और हम देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के क्या क्या और नाम है जिनसे हम इसको पुकार सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन के बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि यूज़ होते हैं। ठीक है। सो सेल मेम्ब्रेन को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन के अलावा पहला नाम और क्या आ गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा हम इसको कह सकते हैं कि सेल सरफेस मेम्ब्रेन। हम इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। हम इसको डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं।
इसके अलावा हम इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये जो नाम है ये तो इसका मोस्ट कॉमन है ना, ठीक है। बहुत से लोग जो हैं वो यूज़ करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम इसको कह सकते हैं, सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। अब ये जो 3 नाम है इसके, सेलेक्टिवली परमिएबल, डिफरेंशियली परमिएबल, सेमी परमिएबल, ये क्या बताते हैं? सेल मेम्ब्रेन की नेचर के बारे में बताते हैं कि आया सेल मेम्ब्रेन की नेचर क्या है। इससे क्या चीज़ ज़ाहिर होती है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से, डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से? इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को या कुछ जो है आपके पास जो नीडेड हैं, जो रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स हैं सेल के, ये सिर्फ उन्हीं को अलाउ करते हैं कि ये सेल के अंदर एंटर हो सकें, ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हम फंक्शन देख लेते हैं कि इसका मेन फंक्शन क्या है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे इसके फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस तो खैर इसके बहुत हैं, वो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो वहाँ पे आप क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे हम इसके मेन फंक्शंस देख लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक्ट करती है और कुछ सिलेक्टिव मटेरियल को अलाउ करती है कि वो सेल के अंदर एंटर हो सकें, ठीक है। इसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक्ट करती है एज आ सेपरेशन बैरियर। और सेपरेशन बैरियर किस तरह से एक्ट करती है? आपको पता है कि हर सेल का अपना एक इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट होता है, प्लस एक एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट होता है। जो आपके पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है वो सेल के इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट को सेपरेट करती है सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट से। मतलब सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं या जो भी सेल के अंदर के कंटेंट्स हैं उनको सेपरेट कर देती है बाहर के एनवायरनमेंट से, ठीक है। अब इसके अलावा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन हेल्प आउट करती है मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स में। अब मैंने आपको बताया था ना कि कुछ प्रोटीन चैनल्स होते हैं जो एज अ गेट या एज अ डोर एक्ट करते हैं। वो कुछ सिलेक्टिव मटेरियल्स को जिनकी सेल के अंदर रिक्वायरमेंट होती है या जिनकी सेल को ज़रूरत होती है अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, उन मटेरियल्स को अलाउ करती है कि वो सेल के बाहर के सरफेस से, सेल के बाहर के एनवायरनमेंट से एंटर हो सके सेल के अंदर के एनवायरनमेंट में, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि ये सिलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प आउट करते हैं कि जो मटेरियल्स, वही कहानी बार बार रिपीट हो रही है कि जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड होंगे वही सेल के अंदर जाएंगे, जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड नहीं होंगे उनको ये अलाउ नहीं करेगी सेल के अंदर जाने के लिए। अब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की प्रेजेंस के बारे में। कि सेल मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो सेल मेम्ब्रेन की जो प्रेजेंस है दैट इज़ यूनिवर्सल। कोई भी स्मॉल ऑर्गेनिज्म है उसके सेल के अंदर भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, कोई भी लार्ज कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं स्मॉलेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को। फॉर एग्जांपल आप बैक्टीरिया की एग्जांपल ले लें तो जो बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की तरफ चले जाएं, कम्प्लेक्स या लार्ज ऑर्गेनिजम्स की तरफ चले जाएं, दैट इज़ एनिमल्स एंड ह्यूमंस, तो उनके सेल के अंदर भी प्रेजेंट होगा सेल वॉल। ठीक हो गया। नेक्स्ट, प्रोटिस्ट में भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और ऐसा नहीं है कि प्लांट सेल में अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी, नो। प्लांट्स के अंदर भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है लेकिन इनर टू द सेल वॉल, क्योंकि प्लांट्स के अंदर जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है वो तो सेल वॉल होती है ना, और सेल वॉल के बाद फिर आ जाती है आपकी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है सब कुछ। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, मैं बार बार आपसे रिपीट करती हूँ कि अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
ऐसे डायग्राम्स मेरी इतनी अच्छी तो नहीं है, फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज़ एनिमल सेल, ठीक है। ये आ गया एनिमल सेल का न्यूक्लियस, ये आ गया आपके पास साइटोप्लाज्म, दिस इज़ न्यूक्लियस, दिस इज़ सेल मेम्ब्रेन, और ये आ गया आपका साइटोप्लाज्म। ये तो 3 मेन जो हैं वो स्ट्रक्चर्स हैं ना, कंपोनेंट्स हैं सेल के। बाकी आपके पास इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, लाइजोसोम्स, ग्लाइऑक्सीसोम्स, पेरोक्सीसोम्स, ये सब कुछ सारी की सारी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होती है। और न्यूक्लियस के अंदर भी जेनेटिक मटेरियल आपका प्रेजेंट होता है। फिर न्यूक्लियोलस अगर आप देख लें, फिर उसके बाद न्यूक्लियर पोर्स होती हैं। ये बहुत कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। सो मेरा मकसद आपको सिर्फ सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के बारे में समझाना है। नेक्स्ट अगर हम देख लेते हैं प्लांट सेल को, तो प्लांट सेल के केस में जो वैक्यूल होता है वो बड़ा होता है और न्यूक्लियस इधर एक साइड पे प्रेजेंट होता है। बाकी सारी ऑर्गेनेल्स इस रिमेनिंग एरिया में ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। सो प्लांट सेल के केस में दिस इज़ सेल वॉल, दिस इज़ सेल मेम्ब्रेन। देखें प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, लेकिन इनर टू द सेल वॉल। और प्लांट्स का जो वैक्यूल होता है वो भी लार्ज होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस जो इसका है लार्ज वैक्यूल होने की वजह से एक साइड पे मूव कर जाता है, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया ना कि प्लांट सेल के अंदर भी सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन वो इनर टू द सेल वॉल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ सेल वॉल, कि सेल वॉल का सेल मेम्ब्रेन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। सो सेल मेम्ब्रेन जो है आपके पास ये एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। जब हम आगे जाके फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ेंगे ना, देन आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाई आई एम सेइंग सो दैट इट इज़ अ कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स होती हैं, लिपिड्स होते हैं, अच्छा पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं, बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो आगे जाके मैं आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्लियर कर दूँगी, ठीक है। अब देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन की स्टडी के लिए बहुत सारे मॉडल्स आए थे, लेकिन कुछ बेसिस की बिना पर या कुछ उनके एविडेंसेस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे जो उनकी रिजेक्शन का रीज़न बने थे, ठीक है। मतलब उन्होंने इतना डीपली स्टडी नहीं किया था, हर एक फंक्शन के बारे में नहीं बताया था। जिस तरह से फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने सेल मेम्ब्रेन के फुल स्ट्रक्चर के बारे में बताया, उसके फंक्शंस के बारे में बताया, ठीक है। इस तरह से जो पहले मॉडल्स आए थे उन्होंने इतनी डिटेल स्टडी इसकी नहीं की थी। सो इट मीन्स के जो बहुत सारे पहले मॉडल्स आए थे उनकी बेसिस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, वो रिजेक्ट हो गए थे डिफरेंट बेसिस की बिना पे, और वो फेल्ड थे, ठीक है। लेकिन जो लास्ट मॉडल आया था दैट इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उसके एविडेंसेस इतने स्ट्रॉन्ग थे, उसके पॉइंट्स इतने वैलिड थे। उन्होंने जिन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था या जिन साइंटिस्ट ने प्रेजेंट किया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उन्होंने इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस, इतने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, इतने वैलिड पॉइंट्स दिए थे, इतना डीपली सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर प्रेजेंट किया था, इतने डीपली उसके फंक्शंस के बारे में बताया था। सो ये मॉडल जो है वो पूरी दुनिया में यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल भी हो गया था और इस पे इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ठीक है। और क्या थी इसकी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। सो अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से मॉडल्स थे। सो फर्स्ट मॉडल था आपके पास गॉर्टर एंड ग्रैंडल मॉडल, जो कि फर्स्ट मॉडल था, ठीक है। सेकंड मॉडल आपके पास था डार्सन एंड डैनियल मॉडल। थर्ड वन आपके पास था रॉबर्टसन मॉडल,
ठीक है, अब हम वन बाय वन इनकी डिटेल देखते हैं कि इन मॉडल्स के क्या पोस्टुलेट्स थे या इन्होंने क्या कहा था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मॉडल्स को वन बाय वन। सो फर्स्ट मॉडल आपके पास क्या था, गॉर्टर एंड ग्रैंडल। गॉर्टर एंड ग्रैंडल मॉडल प्रेजेंट हुआ था 1925 के अंदर, और इन्होंने क्या कहा था कि जो सेल मेम्ब्रेन है दैट इज लिपिड बाय लेयर। ठीक है, अब लिपिड बाय लेयर तो उन्होंने कह दिया, लेकिन एक चीज़ और उन्होंने डिस्कस की कि लिपिड्स जो हैं, लिपिड मॉलिक्यूल्स, उनके दो रीजन्स हैं, वन इज़ हेड एंड वन इज़ टेल। सो उन्होंने क्या कहा था कि हेड जो है दैट इज़ हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक आपको पता है कि वाटर लविंग होते हैं, ठीक है, जो वाटर को अट्रैक्ट करते हैं। सो हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फिलिक मीन्स लविंग। और टेल आपके पास क्या थी, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फोबिक मीन्स रिपेलेंट। वैसे भी आपने देखा होगा कुछ लोगों को हाइड्रोफोबिया होता है, जो वाटर के पास जाते ही उनको जो है वो खौफ आने लग जाता है। इसके अलावा कुछ लोगों को हाइट फोबिया होता है, मतलब डिफरेंट फोबियाज है ना। सो लिपिड मॉलिक्यूल के केस में उन्होंने क्या कहा था कि जो इसका हेड है दैट इज़ हाइड्रोफिलिक और जो इसकी टेल है दैट इज़ हाइड्रोफोबिक। अब उन्होंने क्या कहा था कि ये जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं ये एज अ बैरियर एक्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स के लिए। इट मीन्स कि ये मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर एंटर होने नहीं देते। ठीक है, अब ये मॉडल फेल क्यों हुआ था, इसके फेल होने का रीज़न क्या था, वाई फेल्ड। सो जो दूसरे हमारे पास लोग थे या जो दूसरे साइंटिस्ट थे उस टाइम पे, उन्होंने इसके लिपिड बाई लेयर स्ट्रक्चर जो इसने बेस बनाई थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। ठीक है, और इन्होंने सिर्फ एक ही पॉइंट दिया था कि जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो हेड उसका हाइड्रोफिलिक है और टेल उसकी जो है वो हाइड्रोफोबिक है। सो पॉइंट्स भी इतने वैलिड नहीं थे उस टाइम पे। सेकंड मॉडल जो है वो आपके पास आ जाता है डार्सन एंड डैनियल, और ये मॉडल उन्होंने दिया था 1935 के अंदर। ठीक है, अब डार्सन एंड डैनियल ने क्या कहा था कि जो सेल मेम्ब्रेन है दैट इज़ सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर, और यही बात फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी कहता है। ठीक है, अब जो डार्सन एंड डैनियल थे उन्होंने क्या कहा था कि ये सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर है, और इसमें क्या है कि पहले प्रोटीन्स की लेयर आती है, देन लिपिड्स आ जाते हैं, देन आपके पास अगेन प्रोटीन की लेयर आ जाती है। ठीक है, सो इसको हम डायग्रामेटिकली अगर देखें तो ये आपके पास प्रोटीन आ गया, ये आपके पास लिपिड्स आ गए, एंड अगेन दिस इज़ द प्रोटीन लेयर। सो ये आ गया आपके पास प्रोटीन लेयर, ये भी आ गया आपके पास प्रोटीन लेयर, एंड दिस इज़ लिपिड्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि लिपिड्स यहाँ पे 2 प्रोटीन लेयर्स के दरमियान एम्बेडेड हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो डार्सन एंड डैनियल थे उन्होंने सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट भी दिया था कि किस तरह से सरफेस टेंशन हेल्प आउट करती है कंपोनेंट्स की एंट्री और एग्जिट के अंदर और उनकी इनसाइड द सेल मूवमेंट के अंदर। नेक्स्ट जो थर्ड मॉडल है दैट इज़ रॉबर्टसन्स मॉडल, और ये प्रेजेंट किया गया था 1959 के अंदर। इसको हम ट्राई लैमिनार मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ट्राई लैमिनार मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, अब इसको क्या कहा था कि ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है। ठीक है, और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल इसको किस बेस पे कहा गया था कि सेल मेम्ब्रेन और सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या क्या चीज़, जो सेल मेम्ब्रेन है और सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं उनकी मेम्ब्रेन, उन ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन, इन सब के क्या हैं,
सेम कैरेक्टर्स हैं और इन सेम कैरेक्टर्स की बेस पे इस मॉडल को नाम दिया गया था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ठीक है, सो क्या क्या नाम आ गए इसके? पहला आ गया रॉबर्टसन मॉडल, दूसरा आ गया ट्राइलेमिनार मॉडल और तीसरा आ गया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल इसको किस बेस पे कहा गया था कि जो सेल मेम्ब्रेन है और जो ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन है, जो सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स हैं जितने भी, उनकी जो मेम्ब्रेन है वो हमारे पास सेम कैरेक्टर्स रखते हैं। और ट्राइलेमिनार मॉडल इसको क्यों कहा गया था? वही सेम कॉन्सेप्ट है, बस नाम थोड़ा चेंज हुआ है कि आपके पास सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें फर्स्ट लेयर प्रोटीन्स की है, देन उसके बाद लिपिड्स हैं, ठीक है, देन फिर आपके पास आ जाती है एक प्रोटीन्स की लेयर, ठीक है। सो लिपिड्स जो हैं वो 2 प्रोटीन लेयर्स के अंदर एम्बेडेड हैं, ठीक हो गया। सो इन 3 लेयर्स की प्रेजेंस की वजह से, जिसमें 2 प्रोटीन लेयर्स हैं और एक लिपिड लेयर्स है, इन 3 लेयर्स की प्रेजेंस की वजह से इस मॉडल को नाम दिया गया ट्राइलेमिनार मॉडल, ठीक है। अब जो रॉबर्टसन ने इसकी ऑब्जर्वेशन के लिए जो टेक्निक यूज़ की थी दैट वाज माइक्रोस्कोपी। और कौन सा माइक्रोस्कोप यूज़ किया था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में स्टडी के लिए भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ हुआ था, लेकिन देखें आपको पता है कि हर बंदे का अपना आईक्यू लेवल होता है, हर बंदे का अपना एक मेंटल लेवल होता है, हर बंदे की समझ बूझ जो है वो दूसरे बंदे से अलग होती है। सो रॉबर्टसन को सिर्फ इतना ही समझ आया कि ये एक ट्राइलेमिनार मॉडल है जिसमें 3 लेयर्स हैं, जिनमें से 2 प्रोटीन्स की लेयर्स हैं और एक लिपिड की लेयर है। इसके अलावा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल इसको कहा गया। और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किस बेस पे कहा गया कि जो सेल मेम्ब्रेन है, जो सेल की अपनी मेम्ब्रेन है और सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, उन ऑर्गेनल्स की जो मेम्ब्रेन है उन सब के आपस में सेम कैरेक्टर्स हैं। तो सेम कैरेक्टर्स की बेस पर उन्होंने क्या कहा कि ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, ठीक है। अब जैसे जैसे आपको पता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुई है साइंस की फील्ड में, ठीक है। जैसे जैसे टाइम गुजरता रहा है और ज़्यादा एडवांसमेंट होती रही है। सो ये जो थर्ड मॉडल था ये भी रिजेक्ट हो गया था और उसके बाद जो नेक्स्ट मॉडल आया था वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स था, बहुत ज़्यादा एडवांस था, एंड दैट वाज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को हम नेक्स्ट वीडियो में एक कंप्लीट डिटेल के साथ उसके स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके जी, सो हेयर इज़ द डायग्राम ऑफ सेल मेम्ब्रेन दैट इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। एंड इसमें आ जाता है आपके पास फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये मेम्ब्रेन जो है ये 2 फॉस्फोलिपिड्स की लेयर से बनी होती है। इट मीन्स कि यहाँ पे फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर्स होती हैं। देन आपके पास आ जाते हैं हाइड्रोफिलिक हेड्स। हाइड्रोफिलिक हेड्स जो होते हैं वो वाटर लविंग होते हैं और वो वाटर को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। और नेक्स्ट आपके पास आ जाता है हाइड्रोफोबिक टेल्स। और हाइड्रोफोबिक टेल्स जो होती हैं वो नॉन पोलर होती हैं और इनवर्ड्स मुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। और जो हाइड्रोफिलिक होती हैं वो पोलर होती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं चैनल प्रोटीन्स। चैनल प्रोटीन्स जो है वो एक पोर बनाते हैं जो कि अलाउ करते हैं स्पेसिफिक सब्सटेंस को कि वो इससे पास ऑन हो सके। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सिर्फ सिलेक्टिव मटेरियल को अलाउ करते हैं कि वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास ऑन हो सके। देन आपके पास आ जाते हैं कैरियर प्रोटीन्स। कैरियर प्रोटीन्स का काम क्या होता है कि ये स्पेसिफिक सब्सटेंस के साथ बाइंड हुए हुए होते हैं और ये ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट अपनी शेप को चेंज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती हैं आपके पास रिसेप्टर प्रोटीन्स। और रिसेप्टर प्रोटीन्स का क्या नाम है, रिसेप्टर प्रोटीन्स का क्या काम है कि ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और ये कोई भी सेलुलर रिस्पॉन्स अगर हो तो उसको ट्रिगर करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स। और पेरिफेरल प्रोटीन्स का क्या काम है कि ये लूजली अटैच हुई हुई होती हैं इनर या आउटर सरफेस पे और ये जितने भी सेल टास्क परफॉर्म करता है, जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है उनको सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स। और कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फॉस्फोलिपिड्स के दरमियान में एम्बेडेड होते हैं, उनके दरमियान में फिट हुए हुए होते हैं और मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी और फ्लूइडिटी को मेंटेन करने में हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ गई ग्लाइकोप्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट की चेन्स। और कार्बोहाइड्रेट की जो चेन्स होती हैं वो हेल्प आउट करती हैं सेल रिकॉग्निशन एंड सेल कम्युनिकेशन में कि 2 सेल्स आपस में किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे। अब हम देख लेते हैं आज की लेक्चर की फुल समरी कि आज हमने अपनी वीडियो में क्या क्या सीखा और हमने क्या क्या देखा। सो सबसे पहले हमने ये कहा था कि ये हमारे पास आउटर मोस्ट बाउंड्री है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि इसके अंदर कुछ प्रोटीन चैनल्स प्रेजेंट हैं।
ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने बात की थी कि प्रोटीन चैनल्स एज अ डोर या एज अ गेट एक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हमने बात की थी कि सेल के दूसरे नाम क्या हैं या इसका इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी। सो सेल मेम्ब्रेन को आपको पता है कि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है कि फिर हमने फंक्शंस के बारे में बात की थी कि इसका फंक्शन क्या है। ये कुछ सेलेक्टिव मटेरियल्स को अलाउ करती है कि वो सेल के अंदर एंटर हों, और वही मटेरियल्स, वही कंपोनेंट सेल के अंदर एंटर होते हैं जिनकी सेल को रिक्वायरमेंट होती है, जिनकी सेल को ज़रूरत होती है। इसके अलावा ये क्या करता है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होती है उसको सेपरेट कर देता है इंट्रा सेलुलर स्पेस से। ठीक है। और फिर इसके अलावा हमने देखा था कि ये सिलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प आउट करता है कि जो मटेरियल रिक्वायर्ड है उसी को अलाउ करेगा कि वो सेल के अंदर एंटर हो। फिर हमने इसकी प्रेजेंस की बात की थी, तो ये यूनिवर्सली प्रेजेंट है, चाहे वो कोई स्मॉल ऑर्गेनिज्म हो, कोई लार्ज ऑर्गेनिज्म हो, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो। तो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स में आपके पास आ जाते हैं बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट वगैरह, और लार्ज ऑर्गेनिजम्स में आपके पास कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में आ जाते हैं प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था प्लांट्स के केस में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है दैट इज सेल वॉल, और एनिमल्स के केस में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। फिर हमने बात की थी हिस्ट्री के बारे में। ठीक है। और हिस्ट्री में हमने क्या चीज़ देखी थी कि इसका जो है वो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे मॉडल्स आए लेकिन वो फेल हो गए क्योंकि उनके पॉइंट्स, उनकी जो पोस्टुलेट्स है वो इतने ज़्यादा वैलिड नहीं थे। ठीक है। वैलिडिटी की बेस पे जो है वो फेल हो गए थे, वो रिजेक्ट हो गए थे। फिर उसके बाद जो लास्ट मॉडल आया था वो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक था और वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स था, जिसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के लिए जिन्होंने डिस्कवर किया था उन साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ भी मिला था और वो इस चीज़ को डिज़र्व भी करते थे। नेक्स्ट हमने देखा कि मॉडल्स के बारे में। ठीक है। मॉडल्स में हमने जो है वो 3 मॉडल्स देख लिए। सबसे पहले हमने गॉटर एंड ग्रेंडल मॉडल देखा था जो कि 1925 के अंदर आया था, और उन्होंने उसमें क्या कहा था कि लिपिड बाइलेयर है जिसमें लिपिड का हेड जो है वो लिपिड का जो हेड है दैट इज़ हाइड्रोफिलिक और टेल जो है दैट इज़ हाइड्रोफोबिक। फिर उन्होंने कहा था कि एज अ बैरियर एक्ट करते हैं, और फेल क्यों हुआ था कि इसको दूसरे लोगों ने एज अ लिपिड बाइलेयर एक्सेप्ट नहीं किया था। फिर नेक्स्ट आपके पास मॉडल आया था 1935 के अंदर, वो दिया था डॉटसन एंड डैनियल ने। उसने क्या कहा था कि सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें लिपिड्स एम्बेडेड होते हैं प्रोटीन्स की 2 लेयर्स के अंदर। फिर उसके बाद क्या है और इन्होंने सरफेस टेंशन के बारे में बताया था। फिर उसके बाद रॉबर्टसन मॉडल आया था 1959 के अंदर, और उसमें उन्होंने क्या कहा था कि ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, ये ट्राइलेमिनर मॉडल है। और ऑब्जर्वेशन के लिए क्या यूज़ किया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और विद द पैसेज ऑफ टाइम एडवांसमेंट्स हुई और नेक्स्ट मॉडल आया दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो या इसमें से आपको कोई भी चीज़ ऐसी हो जो समझ ना आई हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो, सो यू पीपल कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।